नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। याद रखिएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के नज़रिए से। ओके, यानी पियाजे और वाइगोत्स्की से भरा रहता है पूरा का पूरा पेपर। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये पियाजे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में पूरा सिद्धांत याद रखिएगा, पूरा ही सिद्धांत देखेंगे इसमें, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी करेंगे जो सीटेट में इससे पहले आए हुए हैं। ओके, तो वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और भी बच्चों को शेयर भी करना है साथ साथ में। पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और चुनिंदा चीज़ें, हर एक पियाजे से रिलेटेड पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे मौजूद है। कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ आराम से देखिए, समझिए। ओके, और कुछ साथ में उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, तो पूरी जानकारी हम लोग लेंगे, याद रखिएगा, जीन पियाजे से रिलेटेड पूरी जानकारी लेंगे हम लोग, कहीं से भी बाहर से, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। ओके, उनके कार्यों ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। पियाजे ने फ्रांस के बिनेट के साथ मिलकर भी कई वर्षों तक कार्य किया। पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। इन्होंने इससे पूर्व में प्रचलित कारक की बुद्धि जन्मजात होती का खंडन कर दिया। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संपत्तियों को सीखता है और जैसे जैसे उसके अनुभव बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है और आयु बढ़ती है, वैसे वैसे ही जटिल संपत्तियों को भी वह सीखता है। ओके, याद रहेगा। तो यहाँ से पॉइंट एक निकलता है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, यह पियाजे का एक कहना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा, उसके 4 सिद्धांत जो हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है जो जीन पियाजे से रिलेटेड है, उस सब के सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ओके, बस बने रहिए वीडियो पे और भी लोगों को शेयर करिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक, तो वातावरण क्रियाओं का योगदान सीखने या अधिगम में महत्वपूर्ण होता है। पियाजे यह भी कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को भी इन्होंने नकार दिया था, कि कहा कि कोई यांत्रिक क्रिया नहीं होती बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। सीखना एक संप्रत्यय निर्माण करना होता है और निर्माण करने की यह प्रक्रिया सरल और कठिन की ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर चलती है। याद रखिएगा, एक जो टीचिंग मैगजीन्स है उनका ये पालन करते हैं, सरल से कठिन की ओर चलती है। पहले जब बालक का अनुभव होता है, उसकी आयु भी कम होती है, तो वह सरल अवधारणाओं या संप्रत्यय को ही सीख सकता है, और जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है तो उसका अनुभव भी बढ़ता है और वह बुद्धि से जटिल संप्रत्ययों का निर्माण भी करता चला जाता है। ओके, याद रहेगा। तो यानी सरल से कठिन संप्रत्यय का पालन करता है वो अपने अनुभव के आधार पर। बालक की सत्य के बारे में चिंतन करने की शक्ति परिपक्वता स्तर और अनुभव की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा निर्धारित करता है। ओके, इसलिए मनोवैज्ञानिक ने इसे अंतःक्रियावादी विचारधारा का नाम दिया है। याद रखिएगा, ये किस विचारधारा के लोग हैं, तो वह है अंतःक्रियावादी विचारधारा। और कुछ मनोवैज्ञानिक इसे संप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और कुछ क्या कहते हैं, संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत। ठीक, और वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पद पे अगर हम देखें तो अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे 2 पदों का उपयोग करते हैं, संगठन और अनुकूलन। ओके, ये भी इससे भी क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, संगठन और अनुकूलन। हालांकि इन पदों के अलावा भी पियाजे के कुछ अन्य पदों का प्रयोग भी संज्ञानात्मक विकास में किया है। तो क्या क्या किया है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, अनुकूलन। ठीक, एडप्टेशन। याद रखिएगा, इन सब से भी आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो एडप्टेशन यानी अनुकूलन क्या है। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चों की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। ओके, यानी जन्मजात होती है, हम आराम से किसी भी चीज़ में अनुकूलित हो जाते हैं, आराम से बातचीत करने लगते हैं बिन बैठ के। ओके, इसी को अनुकूलन कहते हैं। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं
और ज्ञान अर्जित करती है। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। ओके, वातावरण के साथ मनुष्यों का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से पियाजे के अनुकूलन की प्रक्रिया का आधार जो अधिक महत्वपूर्ण माना है। याद रहेगा, तो क्या कहा है कि मानसिक स्तर पर चलती है और वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। याद देखिएगा, क्या करता है, आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन उसे बाहरी रूप से प्रभावित करता है, ताकि हम आराम से किसी जगह पे एडजस्ट हो जाए और वहाँ पे अपना काम कर लें। तो अनुकूलन पियाजे के अनुसार यही है कि हम आराम से समाज में समायोजित हो पाए। ओके, अगर अनुकूलन की बात करें तो दो प्रक्रिया में बांटा है इसे, आत्मसातकरण और सामंजस्य। या देखिएगा, इसी अनुकूलन को इन्होंने दो पार्ट में बांट रखा है, आत्मसातकरण और सामंजस्य। ठीक है, यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। डन। तो आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। याद रहेगा, किसका काम करता है वो, तो पहले से, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने से पहले से सीखी हुई योजना का मानसिक क्रिया का सहारा लेता है, यानी पहले से ये सीख चुका है कि करना क्या है, एक अनुभव के आधार पर अपना वर्क कर लेता है। जैसे ये एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसातकरण को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया संरचनात्मक परिवर्तन होता है। ओके, यानी हम खाते तो हैं लेकिन खाना नहीं रहता, खाना निकल जाता है, उसका रक्त रह जाता है। वही चीज़ें हैं कि हम जब चीज़ों को आत्मसातकरण करते हैं तो वो अनुभव के रूप में हमारे पास मौजूद हो जाता है और उसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हम आगे वर्क करते रहते हैं। ठीक, वो क्रियाएं हट जाती हैं लेकिन वो अनुभव बची रहती है। ओके, तो पियाजे के शब्दों में देखें तो नए अनुभव का आत्मसातकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इस बालक को नए अनुभव में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसी तरह नए नए अनुभव, नए नए संप्रत्यय, नए नए सोच, नई नई थिंकिंग आती रहती है। ओके, नेक्स्ट समंजन देखते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो पूर्व में सीखी गई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर सामंजन के लिए की जाती है। ठीक है, पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातकरण और सामंजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो वह संज्ञानात्मक और असंतुलन उत्पन्न होता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसातकरण और सामंजन की प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। ओके, यानी सामंजन क्या है कि हम किस तरीके से उसे एडजस्ट कर ले। अगर हमें अनुभव के आधार पर वो काम नहीं कर रहा है, यानी आत्मसातकरण से उसे समस्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कुछ नया विचार, कुछ नए थॉट, कुछ नया समंजन करके देखते हैं कि क्या ये विचार जो काम है वो इस पर सॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उससे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उसे अपने अनुभव के आधार पर, अपने आस पड़ोस के आधार पर उसको सही करने का प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट, यानी सामंजन। ओके, कहते नहीं लोग, अरे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए भाई, तो वही एडजस्टमेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम लोग करेंगे। सामंजन को आत्मसातकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। याद रखिएगा, बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसातकरण और सामंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। ओके, संज्ञानात्मक संरचना अगर देखें तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य क्या है, बालक का मानसिक संगठन, अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क इत्यादि, ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। याद रखिएगा, क्या क्या है, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क, ये सब मिलकर कार्य करते हैं और वातावरण का समायोजन संगठन का ही परिणाम होता है। यानी हम जो भी कुछ करते हैं, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में होता है, हम उस पर चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, उस आधार पे हम उसका समायोजन करते हैं। ठीक है, सामंजन करते हैं और उस आधार पे हम संगठन बनाते हैं, उसी आधार पे हम सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट मानसिक क्रिया। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाला चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। याद देखिएगा, मेंटल ऑपरेशन क्या है कि जो हम समस्या समाधान के लिए हम चिंतन करते हैं वही हमारी मानसिक क्रिया या मानसिक संक्रिया कहलाती है। स्कीम्स क्या होता है, स्कीम्स
यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है। यानी हमने जो चिंतन किया उस पर क्या किया, इसको जब कर डाला उसको स्कीम्स कहते हैं, या ठीक मानसिक प्रक्रिया के अभिव्यक्त रूप को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और ये याद रखिएगा, स्कीम्स जहाँ पे भी है, स्कीम्स या स्कीमा, ये साफ बात है कि पियाजे के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं कहा इस पर। ठीक, तो आंख बंद करके पियाजे को मारना है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, यह स्कीमा होता है। याद रखिएगा, एक संज्ञानात्मक भाषा कह सकते हैं, एक क्रियात्मक भाषा कह सकते हैं, ठीक है, जो पियाजे के द्वारा बनाई गई है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखें तो पियाजे के अनुसार जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है वैसे वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों और संगठन से एक सेट यानी समुच्चयन तैयार करता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव और परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी है कि अनुभव और मैच्योरिटी के आधार पर ही ये अपना काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं के सिद्धांत, इनका जो बेस है वो यही है। अनुभव जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, बुद्धि जन्मजात नहीं होती, जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वो धीरे 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 अनुभव के आधार पर सीखता चला जाता है। यह कोई जन्मजात चीज़ें नहीं होती। ठीक, तो देखते हैं हम लोग बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज, ठीक है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यही 4 अवस्थाएं हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था हैं और इसी से क्वेश्चन बनता है। ये सब आपको एक तरह से याद कर जाना है कि क्या क्या है और कैसे कैसे है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तु, ध्वनियों, रसों व गंध आदि का अनुभव करता है। किसके माध्यम से? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके माध्यम से? ज्ञान इंद्रियों से। सेंसरी मोटर है, सेंसरी सेंस में ले आकर चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा, और सेंस लाएगा कौन? सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञान इंद्रिया। ओके, तो बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को ध्वनियों, रसों, गंध आदि का अनुभव करता है। या देखिएगा, गंध पता चल जाता है, रस पता चलता है, ध्वनि समझ में आने लगता है, ठीक है, वस्तु धीरे धीरे बड़ा छोटा समझ में आने लगता है। इस सरल क्रिया को ही पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात व सामंजन की प्रक्रिया शुरू करता है। जब उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों का पता चलता है तो बच्चा अपने इंद्रियों द्वारा उनकी प्राथमिक अनुभव करता है। पियाजे की इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है पियाजे ने इसे। तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था, ठीक है, 6 वाला हमें नहीं देखना वैसे, ठीक है। पूर्व संक्रात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीयक अवस्था पूर्व संक्रात्मक अवस्था है, जिससे वह बच्चों के 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था तक मानता है। इस अवस्था को वह 2 उप अवस्थाओं में विभाजित करता है। इस अवस्था में बच्चा निम्न प्रकार की विशेषताएं करता है, ठीक है, 2 उपवर्ग, ठीक है, प्राक किशोरावस्था, प्राक पूर्व अवस्था और इस तरह की अवस्थाएं हैं, ठीक है, 2 भाग में बांटता है। वो हालांकि सुपर टेट में चीज़ों में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ ये मुद्दे की बात देखनी है, ठीक है। जैसे गति को 6 अवस्था में बांटता है तो उसे भी हमें पढ़ना नहीं है, वो आगे सुपर टेट की चीज़ें हैं, ठीक। हमें इसकी विशेषताएं देखनी है कि किस अवस्था में होता है। तो पहला, बच्चा जो अपने आसपास की वस्तुओं की प्राणियों शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। दादा, मामा, चाचा, नाना, ये पापा, ये सब कहना सीख जाता है। बच्चा प्रायः खेल व अनुकरण द्वारा सीखता है, ठीक है, किसके माध्यम से? खेल व अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसा मम्मी पापा करेंगे वैसा वो करेगा। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि निर्जीव को सजीव समझता है बच्चा, किस अवस्था में है? तो बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है। इस पियाजे को आत्म केंद्रीकरण का नाम दिया है। इसे पियाजे ने क्या कहा है? आत्म केंद्रितता का नाम दिया है ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है, सेंट्रिज्म। ओके, यानी ये कहते हैं कि बच्चा ये सोचता है कि जितने भी पूरी दुनिया है वो हमारे ही इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा कॉन्सेप्ट वो अपने दिमाग के लेकर घूमते हैं। और जैसे ही मम्मी पापा हमसे कोई चीज़ हटते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। ओके, बच्चे भाषा सीखने लगते हैं।
बच्चे चिंतन करना भी शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक, अगर आप थोड़ा सा अगर उसको देखें, अगर टीवी देख रहा हो, कार्टून देख रहा हो और बच्चे को खाना खिलाएं, तो वो समझ जाता है कि जब तक खाना रहेगा तभी तक टीवी चलेगा, तो खाना भी वो धीरे धीरे करना शुरू कर देता है। ठीक, इसका मतलब वो चिंतन कर रहा है, उसको ये सोच है कि ये कैसे टीवी कितना देर तक चलेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे खाना कितने देर तक चलेगा। ठीक, तो ऐसा भी वो समझने लगता है। 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्त प्रत्यय और 7 अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगता है, जो कि बहुत कम, ना के बराबर होता है। यहाँ पे वे रटना शुरू करता है, अर्थात वे रट कर सीखता है, न कि समझ कर। बच्चे नहीं होते, अब धीरे धीरे इस अवस्था में, गति की अवस्था में स्वार्थी होते थे, यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करने लगता है। इस अवस्था में बालक कार्य और कारण के संबंध में अनजान होता है। याद रखिएगा, क्या होगा और इसका निर्णय क्या होगा ये भी उसके बारे में पता नहीं होता। ठीक, मानसिक रूप से अभी अपरिपक्व होने के कारण वह समस्या समाधान के दौरान समस्या के केवल एक ही पक्ष को जान पाता है, दूसरा चीज नहीं जान पाता। ओके, नेक्स्ट है मूर्त संक्रात्मक अवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है, याद रखिएगा, बहुत जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो इसी से बनते हैं। तो यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी हो जाते हैं। ठीक है, व्यवहारिक होते हैं और साथ साथ यथार्थवादी हो जाते हैं। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अमूर्त समस्या का समाधान वे अभी भी ढूंढ पाते हैं, बहुत रेयर केस में ढूंढ पाते हैं, वन्यथा नहीं है, वो लास्ट की अवस्था में है अमूर्त चीज़ें। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रंग के आधार पे, साइज के आधार पे, ठीक है, यानी ये गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं वस्तु। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से चिंतन नहीं कर पाते हैं, ये थोड़ा यहाँ सोचेंगे थोड़ा वहाँ सोचेंगे वाला कंडीशन होता है। ठीक, इस अवस्था में बालक कुछ क्षमताएं विकसित हो जाती है, जैसे कंजर्वेशन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद मात्रा, संख्या, भार, आयतन की दृष्टि का समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। यानी ये सब चीज़ें उसे समझ जाता है कि संख्या क्या है, मात्रा क्या है, भार क्या है, आयतन क्या है, ये धीरे धीरे समझ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आयतन एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है, वो भी लास्ट में आएगा। ठीक, संख्या बोध अर्थात गणित को जानने, वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना, पारस्परिक संबंध आदि को जानने लगते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लास्ट अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चतुर्थ व अंतिम अवस्था की विशेषताएं निम्न है। ये लास्ट अवस्था है। बच्चे विसंगतियों को समझने की क्षमता रखते हैं। विसंगति मतलब जो भी अलग अलग डेरिवेशन है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग दिखने वाली चीज़ें हैं, उन सबको वो समझने लगता है। बच्चों में वास्तविक अनुभव की काल्पनिक रूप से परिस्थितियों के प्रक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है, उन्हें सत्यापित करने का प्रयास भी करता है। ओके, ये बच्चे इस अवस्था में विचारों को संगठित करना, वर्गीकृत करना सीख जाते हैं। बच्चे प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष की वयस्क होने तक चलती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे का अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या समाधान की क्षमता में विकसित होता है, यानी अनुभव के आधार पे उसका अनुभव तीव्र हो जाता है और अनुभव के आधार पे बहुत सारी समस्याओं का समाधान वो स्वयं कर लेता है। कभी कभी गलतियां भी होती हैं, लेकिन बड़ों के अनुभव के आधार पे वे उसे भी सही करने का प्रयास कर लेते हैं। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक परिपक्व होने लगता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिक्षा में उपयोगिता, ये याद रखिएगा, ये जो पैडागोजी है वो यहाँ से बनता है। ठीक, और पैडागोजी में भी देखा है ये आपने कि हिंदी पैडागोजी से लेके, इंग्लिश पैडागोजी से लेके, सीडीपी पैडागोजी, यानी हर एक सब्जेक्ट के पैडागोजी में पियाजे और पाइगोस किया है। तो शिक्षा में क्या उपयोगी है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो पियाजे के आने के सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया गया है। शिक्षण को अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण कार्य करना चाहिए। ओके, पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। याद रखिएगा, दंड नहीं देना चाहिए, उन्हें बार बार करवाना चाहिए। जितनी बार करेगा वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक है। इन दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना उचित होगा। ओके, बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा वो अनुभव पाएंगे और उतना ज़्यादा वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। 5 वर्ष की अवस्था में बच्चों की समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चों की क्षमता विकसित होने लगती है। ओके,
तो ये क्या था, ये थ्योरेटिकल पार्ट था पियाजे का, और आई थिंक आपको पूरी समझ में आया होगा कि इनका अनुभव, सामंजस्य, अवस्थाएं में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के आए हुए हैं और कैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा? किसने किया है? तो वो कौन है? पियाजे के द्वारा। ओके, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? किसको कह रहा है? वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक चरण, पूर्व संज्ञानात्मक चरण या संवेदी प्रेरक चरण? या देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो वस्तु अस्थायित्व यानी वस्तु को अस्थायित्व तरीके से सीख सकता है। किसमें सीखेगा वो? पूर्व संज्ञानात्मक चरण में। ठीक है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? समायोजन, प्रत्यक्षण, समावेशन या स्कीमा। ये बताया था मैंने कि इस तरह के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? समायोजन, ताकि और अच्छे तरीके से वो चीज़ों को समझ सके। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? क्या पूछ रहा है? नहीं निकाला जा सकता। बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता या व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। क्या नहीं सीख सकते हैं? तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता उन्हें नहीं है। शाब्दिक शिक्षक हम सिखाते भी नहीं है, वो क्या करते हैं? अपने अनुभव के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, अनुकूलन की प्रक्रिया, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने के आने पर व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक, तो पुरस्कार तो है ही नहीं, और सही प्रकार ध्यान लगाकर जानकारी याद करना एक सीटेट के लिए नेगेटिव वर्ड है। ऐसे ही इसको काट लें तो किसके तहत पे? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। अनुकूलन यानी सामंजस्य की प्रक्रिया द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं, उसी के अनुसार अपने अनुभव पे कार्य करते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन वो तब होता जब वाइगोत्स्की यहाँ पे होते, तो वो तीसरा ऑप्शन सही होता, क्योंकि हम सहारे के आधार पे यानी ZPD के आधार पे हम चीज़ों को सिखा देते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ? अनुकूलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित होती है? ठीक, किससे संबंधित होती है? अनुकूलन, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ठीक, तो क्या कह रहा है कि चरणों में अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित होती है? ठीक, किससे संबंधित होती है? तो अनुकूलन, स्मृति और मानसिक निरूपण से, है ना? किससे? अनुकूलन, स्मृति और मानसिक निरूपण से, यानी चीज़ें बच्चा देखता है, देख के सीखता है, वैसे आधार पर और धीरे धीरे उसे स्मृति में आने लगता है कि हाँ यही करना है। नेक्स्ट, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या कहते हैं कि सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करने के, ये मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है, विविध अनुदेशों का प्रयोग करेंगे, चौक और टॉक पद्धति का उपयोग करेंगे, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचारकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का उपयोग कराएंगे। तो पियाजे का विश्वास क्या था? कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांतों में विश्वास करते हुए वो क्या करेगा? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा करेगा। ठीक, तो यही काम है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा करके वो अनुभव के आधार पर इसका रिजल्ट निकालेगा। ओके, डन। 1 वर्ष तक की शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आँख, कान और हाथों से सोचते हैं, तो पूर्व संज्ञानात्मक स्तर है, इंद्रिय गामक स्तर है, अमूर्त संज्ञानात्मक स्तर है या मूर्त संज्ञानात्मक स्तर है? तो आसान सा क्वेश्चन है, इंद्रिय जानित गामक अवस्था है। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? स्किनर, पावलोव, यूंग या पियाजे? क्या कह रहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो कौन कहा था ये? पियाजे। ओके, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे संवेदनशील समय याद रखिएगा, जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था या प्रारंभिक बचपन का समय?
तो कब होता है? प्रारंभिक बचपन का समय। कहते हैं ना कि अगर बच्चे को सुधार दिया जाए तो बड़े ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है छोटे बच्चों पे, अगर वो अच्छे से सीख जाएं तो बड़े होने पर अपने आप हम चीज़ें सीख जाते हैं। ओके। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा। पूरा थ्योरी देखिएगा, पूरा क्वेश्चन देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा है ये। और भी लोगों को शेयर करिए ताकि सबका भला हो, सीटेड सबका हो, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है सुपर टेट। ओके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।